कहते हैं एक वकील का सबसे बड़ा फर्ज कानून का साथ देना होता है, लेकिन जब उसी वकील की मासूम बेटी की जिंदगी दांव पर लग जाए तो कानून, उसूल और इंसाफ सब पीछे छूट जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस जबरदस्त कोर्टरूम थ्रिलर फिल्म इक्का की पूरी कहानी। तो फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई की एक चमचमाती रात से, जहां शहर की सड़कों पर रफ्तार और क्लबों का शोर अपने चरम पर था। इसी बीच एक आलीशान क्लब में शौर्यमान गौर और सौम्या मित्तल ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। दोनों की बातचीत और हंसी मजाक देखकर साफ पता चलता था कि वे एक दूसरे के साथ काफी सहज थे। कुछ देर बाद शौर्या सौम्या को अपने साथ लेकर क्लब से निकल जाता है। इधर रात के सन्नाटे में उनकी कार वर्ली के एक सुनसान इलाके में पहुंचती है। वहीं पास में एक चाय वाला अपनी साइकिल के साथ खड़ा था। जैसे ही वह कार की तरफ बढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से खून से लथपथ सौम्या मित्तल को बेरहमी से सड़क पर फेंक दिया जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, काली लग्जरी कार तेज रफ्तार से वहां से गायब हो जाती है। सौम्या मित्तल अधमरी हालत में सड़क पर तड़प रही थी। इसके बाद कहानी हमें एक बड़े ऑडिटोरियम में ले जाती है, जहां जस्टिस एंड द लॉ नाम का सेमिनार चल रहा था। यहाँ शहर के सबसे मशहूर और कभी कोई केस न हारने वाले डिफेंस लॉयर अर्जुन मेहरा, जिन्हें लोग इक्का के नाम से जानते हैं, कानून के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। अर्जुन बताता है कि कोर्टरूम कोई क्लासरूम नहीं होता, वहाँ इंसाफ जीतना पड़ता है। जब सबको लगता है कि केस खत्म हो चुका है, तभी एक वकील अपना सबसे बड़ा दांव चलता है और पूरी बाजी पलट देता है। तभी ऑडियंस में बैठी एक लड़की उनसे सवाल करती है कि अगर उन्हें सच में इंसाफ चाहिए तो वे सरकारी वकील क्यों नहीं बने। अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता है कि इंसाफ के लिए सिर्फ सरकारी वकील होना जरूरी नहीं है, एक डिफेंस लॉयर भी सच और हक के लिए लड़ सकता है। उनके मुताबिक कानून सिर्फ इंसाफ तक पहुंचने का जरिया है, खुद इंसाफ नहीं। उधर एक स्विमिंग पूल में नेशनल लेवल की प्रतियोगिता चल रही थी, जहां अर्जुन की बेटी समायरा पूरी मेहनत से रेस जीतने की कोशिश कर रही थी। वह सबसे आगे तैर रही थी और उसकी माँ अवंतिका स्टैंड में बैठकर उसका हौसला बढ़ा रही थी। तभी अचानक पानी के अंदर समायरा की नाक से तेजी से खून बहने लगता है। वह कमजोर पड़ जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। ये देखकर अवंतिका घबरा जाती है। तुरंत समायरा को पूल से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया जाता है और समायरा की हालत बिगड़ते ही अवंतिका तुरंत अर्जुन के असिस्टेंट को फोन करती है। तब असिस्टेंट मीटिंग के दौरान किसी तरह अर्जुन को इसकी जानकारी देता है और यह सुनते ही अर्जुन किसी तरह मीटिंग खत्म करता है और बिना एक पल गंवाए सीधे अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल पहुंचने तक समायरा को होश आ चुका था। वह मुस्कुराकर अपने पिता से कहती है कि अब वह बिल्कुल ठीक है और शायद पानी के अंदर रहने की वजह से ऐसा हुआ होगा। तभी नर्स आकर बताती है कि डिस्चार्ज की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जैसे ही अर्जुन और अवंतिका बाहर निकलने लगते हैं, डॉक्टर उन्हें रोक लेते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि समायरा की नाक से बहा खून सामान्य नहीं था, उन्हें कुछ गंभीर शक है, इसलिए कुछ एडवांस टेस्ट कराने होंगे। ये सुनकर दोनों थोड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में खुद को समझाते हैं कि शायद डॉक्टर सिर्फ एहतियात के तौर पर ऐसा कह रहे हों। इसी दौरान अर्जुन के असिस्टेंट का फोन आता है। वह बताता है कि अमृतपाल नाम का एक व्यक्ति उनसे बहुत जरूरी बात करना चाहता है, लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है और कहता है कि अभी वह अपने परिवार के साथ है, इसलिए कल से पहले किसी से नहीं मिलेगा। घर पहुंचते ही टीवी पर चल रही एक ब्रेकिंग न्यूज सब कुछ बदल देती है। खबर में बताया जाता है कि शहर के मशहूर बिजनेसमैन और चुनावी उम्मीदवार हर्षवर्धन गौर के बेटे शौर्यमान गौर का नाम एक सनसनीखेज अटेम्प्ट टू मर्डर केस में सामने आया है। दूसरी तरफ अस्पताल के आईसीयू में सौम्या मित्तल कोमा में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, जबकि उसकी मां भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांग रही थी। उधर कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए सरकारी वकील गोपाल कृष्णन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि शौर्यमान गौर का केस इतना आसान है कि कोई नया वकील भी इसे जीत सकता है और वह हर हाल में शौर्या को जेल भेजकर ही रहेंगे। तभी अर्जुन के पास अमृतपाल का दोबारा फोन आता है। वह बताता है कि अगली सुबह 11 बजे हर्षवर्धन गौर के घर एक जरूरी मीटिंग रखी गई है। इसके बाद देखते हैं कि अर्जुन मेहरा को शहर के सबसे रसूखदार नेता हर्षवर्धन गौर के आलीशान बंगले पर बुलाया जाता है। हर्षवर्धन किसी भी कीमत पर अपने बेटे शौर्या को इस अटेम्प्ट टू मर्डर केस से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि चुनाव सिर पर थे, लेकिन अर्जुन साफ इनकार कर देता है। तभी शौर्या अपने घमंडी और बेपरवाह अंदाज में बाथरोब पहने सीढ़ियों से नीचे उतरता है और तंज कसते हुए कहता है, मना ही करना था तो व्हाट्सएप कर देते, यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी। अर्जुन भी उसे दो टूक जवाब देता है कि ऐसा इसलिए कि मैं तुमसे मिलकर यह कहना चाहता था कि तुम जैसे मुजरिम का केस लड़कर अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करेगा। इतना कहकर वह वहां से निकल जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच टीवी पर एक चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज आती है। इस केस के मुख्य सरकारी वकील गोपाल कृष्णन को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। अब यह हाई प्रोफाइल केस एक जूनियर लेकिन तेज तर्रार वकील मधुरा बनर्जी को सौंप दिया जाता है। मधुरा एक साधारण और संघर्षशील महिला है। वह बस में सफर करती है, सब्जी मंडी में मोल भाव करती है और घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपना काम संभालती है, लेकिन वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती और पूरी शिद्दत से अपनी टीम के साथ केस की
की जांच में जुट जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन की जिंदगी में ऐसा तूफान आता है जो उसे अंदर तक तोड़ देता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि समायरा को कैंसर है और ये कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। उसे बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, स्टेम सेल यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो केवल उसके बायोलॉजिकल माता या पिता ही दे सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत थी कि अर्जुन उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं था, बल्कि उसका बायोलॉजिकल फादर और कोई और नहीं, शौर्यमान था। दरअसल यहाँ पर बता दूं कि एक समय पर अवंतिका और शौर्यमान रिलेशन में थे, तभी अवंतिका प्रेग्नेंट हो गई और इस दौरान अवंतिका को मालूम चला कि शौर्यमान कोई अच्छा आदमी नहीं है, जिसके बाद समायरा पैदा हुई। लेकिन अर्जुन अब यह सब भूलकर फिर भी समायरा को अपना बेटी मानता है। अब अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मजबूर अर्जुन अपना जमीर किनारे रखकर सीधे शौर्या के पास पहुंचता है। शौर्या उसकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हुए मुस्कुराकर एक खौफनाक सौदा रखता है। वह कहता है, मैं तुम्हारी बेटी को बोन मैरो तभी दूंगा जब तुम मुझे इस केस से बाइज्जत बरी करवाओगे। अब अर्जुन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, उसे उसी इंसान का केस लड़ना पड़ता है जिस पर एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप है। उधर मधुरा केस की तह तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत करती है। वह जायर क्लब की सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि रात 11:45 बजे शौर्या और सौम्या मित्तल एक साथ क्लब से निकले थे। पुलिस को वह चाय वाला विजय कामटे भी मिल जाता है, जिसने काली ऑडी कार को देखा था। जांच के दौरान यह भी पता चलता है कि सबूत मिटाने के लिए शौर्या ने अपनी कार का केमिकल वॉश करवाया था। लेकिन सबसे बड़ा सबूत तब मिलता है जब सौम्या के नाखूनों में शौर्या का डीएनए और कार की वही चाबी बरामद होती है जिससे उसकी गर्दन पर जानलेवा वार किया गया था। अब मधुरा का केस पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। आखिरकार इस हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू होती है। कोर्ट के बाहर मीडिया और लोगों की भारी भीड़ शौर्या को फांसी देने की मांग कर रही थी। जैसे ही अदालत की कार्यवाही शुरू होती है, अर्जुन अपना पहला और सबसे बड़ा दांव चलता है। वह जज से कहता है कि डिफेंस का पहला गवाह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना क्लाइंट शौर्यमान गौर होगा। यह सुनते ही मधुरा समेत पूरा कोर्ट रूम हैरान रह जाता है। अपने ही आरोपी को सबसे पहले गवाही के लिए बुलाना बेहद जोखिम भरा कदम था। कटघरे में खड़ा शौर्या बड़ी चालाकी से एक झूठी कहानी सुनाता है। वह मानता है कि उस रात वह सौम्या के साथ कार में था और नशे की हालत में उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके मुताबिक सोमा ने खुद को बचाने के लिए उस पर हमला किया, जिसकी वजह से उसके नाखूनों में उसका डीएनए मिला। इसके बाद वह कहता है कि सोमा खुद कार से उतरकर भाग गई थी। जब उससे पूछा जाता है कि रात 1 बजे वह कहाँ था, तो वह पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, मैं अपनी पत्नी गौरी के साथ अपने घर पर था। अर्जुन की यह चाल बेहद खतरनाक थी। उसने मधुरा के सबसे मजबूत सबूत डीएनए और हाथापाई को इसी झूठी कहानी के सहारे सही ठहराने की कोशिश की और पूरे केस का रुख बदल दिया। अदालत की कार्यवाही खत्म होने के बाद जब अर्जुन बाहर निकलता है तो मीडिया उस पर सवालों की बौछार कर देती है। लेकिन अर्जुन बिना घबराए कैमरे के सामने सिर्फ इतना कहता है कि उसका क्लाइंट पूरी तरह बेगुनाह है। वही समायरा के स्कूल में कुछ बच्चे उसे ताने मारने लगते हैं कि उसके पिता एक गुनहगार को बचाने के लिए कोर्ट में उसका साथ दे रहे हैं। ये बात समायरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। स्कूल से घर पहुंचते ही वह अपने मम्मी पापा से इसी बारे में बात करती है। लेकिन बात करते करते अचानक उसकी नाक से फिर खून बहने लगता है और उसकी तबीयत दोबारा बिगड़ जाती है। ये देखकर अर्जुन पूरी तरह टूट जाता है। अब वह चाहकर भी यह केस नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि समायरा को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा था। अवंतिका किसी तरह अर्जुन को संभालती है और उसे हिम्मत देती है। इसके बाद कहानी फिर से कोर्ट रूम में पहुंचती है। कोर्ट रूम के सन्नाटे के बीच अर्जुन अपना अगला दांव चलता है। वह मधुरा के सबसे अहम गवाह चाय वाले विजय कामटे को कटघरे में बुलाता है। विजय पूरे भरोसे के साथ गवाही देता है कि उसने उसी काली ऑडी कार से सौम्या को गिरते हुए देखा था और कार चलाने वाला शौर्या ही था। लेकिन अर्जुन क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करता है। वह पूछता है, तुम्हें पुलिस ने शौर्या को पहचानने के लिए कितनी तस्वीरें दिखाई थीं? विजय मासूमियत से जवाब देता है, सिर्फ एक। यह सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन जज की तरफ देखकर कहता है कि यह पहचान नहीं बल्कि पहले से गवाह के दिमाग में आरोपी की तस्वीर बैठाने की कोशिश थी। इसके बाद वह विजय से घटना वाली रात की स्थिति के बारे में सवाल करता है और फिर अदालत में अलग अलग लग्जरी कारों की तस्वीरें दिखाकर सही कार पहचानने को कहता है। लेकिन विजय सही कार तक नहीं पहचान पाता। अर्जुन अदालत को समझाता है कि रात के अंधेरे में इतनी दूरी से किसी का चेहरा साफ पहचान पाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए विजय की पहचान पूरी तरह भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती। वह यह भी बताता है कि जब पहचान की प्रक्रिया ही सही तरीके से नहीं हुई तो पूरी गवाही संदेह के घेरे में आ जाती है। अर्जुन की इन दलीलों के बाद विजय की गवाही पूरी तरह कमजोर पड़ जाती है। मधुरा का सबसे मजबूत गवाह भी अदालत की नजर में अविश्वसनीय साबित हो जाता है और केस एक बार फिर अर्जुन के पक्ष में झुकने लगता है। वही
वही अवंतिका अर्जुन के इस केस लड़ने के तरीके से परेशान हो चुकी थी। एक रात वह सौम्या की कुछ तस्वीरें और उसका डिजिटल लॉक लेकर अर्जुन के पास आती है। वह कहती है कि इससे केस और मजबूत हो सकता है, लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वह मजबूरी में ये केस लड़ रहा है, लेकिन किसी बेबस लड़की के चरित्र पर कीचड़ उछालकर केस जीतना नहीं चाहता। अब कोर्ट की अगली तारीख पर अर्जुन जब कोर्ट रूम में दाखिल होता है तो उसकी मुलाकात सौम्या की मां से होती है। उनकी आंखों के आंसू और सौम्या के जाने का गम अर्जुन के सीने पर एक भारी बोझ की तरह महसूस हो रहा था। सौम्या की मां अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर पूछती हैं, क्यों अर्जुन, क्यों लड़ रहे हो तुम यह केस? क्या तुम्हें सौम्या की अच्छाइयों का अंदाजा नहीं? वह सिर्फ एक टॉपर सीए ही नहीं थी, बल्कि एक सपने देखने वाली लड़की थी, जिसके सारे अरमान शौर्या ने एक झटके में खत्म कर दिए। अर्जुन का गला भर आता है। वह जानता था कि सौम्या पूरी तरह बेगुनाह थी, लेकिन अपनी बेटी समायरा की खातिर वह बस इतना ही कह पाता है, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। इसके बाद अदालत की कार्यवाही आगे बढ़ती है और अर्जुन अपनी अगली इक्का चाल चलता है। वह सौम्या के बॉयफ्रेंड होने का दावा करने वाले अभिमन्यु को गवाही के लिए विटनेस बॉक्स में बुलाता है, लेकिन जैसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होती है, अभिमन्यु का असली चेहरा सबके सामने आने लगता है। अर्जुन अदालत में अभिमन्यु और सौम्या के बीच हुई व्हाट्सएप चैट्स को सबूत के तौर पर पेश करता है, जिनमें अभिमन्यु ने सौम्या के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय अभिमन्यु कोर्ट में ही सौम्या के चरित्र पर कीचड़ उछालने लगता है। ये सुनकर अर्जुन का धैर्य जवाब दे देता है। वह गुस्से में अभिमन्यु को फटकारते हुए कहता है, तुम इस कोर्ट में एक गवाह हो, अपनी जुबान की मर्यादा याद रखो। बाहर की दुनिया में मैं चाहे जो भी हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक वकील हूँ और इस अदालत में सौम्या की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभिमन्यु की इस गवाही के बाद मधुरा बनर्जी का केस और भी कमजोर पड़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे केस की डोर उसके हाथों से फिसलती जा रही है और कोर्ट का आज का दिन यहीं खत्म हो जाता है। उसी रात जब पूरा शहर खामोशी में डूबा हुआ था और मधुरा अपने घर में गहरी नींद सो रही थी, तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर गोखले था, जिसकी आवाज में गजब की एक्साइटमेंट थी। वह कहता है, मैडम, हमें फोरेंसिक से एक ऐसा सॉलिड सबूत मिल गया है जो कल ही इस केस को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये सुनते ही मधुरा की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो जाती है। अगले दिन कोर्टरूम का माहौल एकदम गर्म था। मधुरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फोरेंसिक डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर डॉक्टर आशुतोष घोष को कटघरे में बुलाती है। डॉक्टर घोष खुलासा करते हैं कि शौर्या ने सबूत मिटाने के लिए अपनी कार का केमिकल वॉश तो जरूर कराया था, लेकिन एक जगह वह मात खा गया। कार की चाबी और उसके की होल के अंदर खून के कतरे मिले हैं और डीएनए रिपोर्ट साबित करती है कि वह खून सौम्या का ही है। यह सबूत कोर्टरूम में बम की तरह गिरता है। अब मधुरा पूरी तरह अर्जुन पर हावी हो चुकी थी और शौर्या का बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। वही मधुरा वारदात वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करती है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि रात 12:05 बजे अभिमन्यु वाशी के श्रीनाथ पेट्रोल पंप पर मौजूद था। वह जज को बताती है कि जब रात 1 बजे सौम्या वर्ली में लहूलुहान मिली थी, तब अभिमन्यु वारदात वाली जगह पर नहीं था। लेकिन तभी अर्जुन अपनी दलील रखते हुए कहता है कि भले ही अभिमन्यु खुद मौके पर मौजूद न रहा हो, लेकिन सौम्या के प्रति उसका व्यवहार और उसकी धमकी भरी चैट्स साफ दिखाती है कि उसके मन में उसके लिए नफरत थी। ऐसे में यह भी हो सकता है कि उसने किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए सौम्या का कत्ल करवाया हो। कुल मिलाकर अर्जुन अपनी इस दलील से पूरे कोर्ट को एक बार फिर कंफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से उस दिन की सुनवाई भी यहीं समाप्त हो जाती है। इसके बाद अर्जुन शौर्या से मिलने जेल पहुंचता है, लेकिन अपनी घटिया हरकतों पर पछतावा करने के बजाय शौर्या बेशर्मी से समायरा का मजाक उड़ाने लगता है। ये सुनते ही एक बेबस पिता का गुस्सा फूट पड़ता है और अर्जुन अपना आपा खो बैठता है। वह पूरी ताकत से शौर्या के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। जमीन पर गिरा शौर्या दांत पीसते हुए धमकी देता है, अब मैं अपना बोन मैरो तेरी बेटी को कभी नहीं दूंगा। इसी बीच अस्पताल में एक के बाद एक दो दर्दनाक घटनाएं घट जाती हैं। आईसीयू में समायरा को अचानक कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। डॉक्टर तुरंत उसे बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं और डिफिब्रिलेटर के झटके देकर किसी तरह उसकी सांसें वापस ले आते हैं, लेकिन डॉक्टर अर्जुन को साफ बता देते हैं कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। उधर अस्पताल के दूसरे कमरे में सौम्या जिंदगी की जंग हार जाती है। हार्ट मॉनिटर की सीधी लाइन और उसकी मां की चीखें पूरे माहौल को गम में डुबो देती हैं। सौम्या की मौत के साथ ही यह मामला अटेम्प्ट टू मर्डर से सीधे मर्डर केस में बदल जाता है, जिसकी खबर अर्जुन का असिस्टेंट उसे देता है। अब अस्पताल में समायरा की बिगड़ती हालत देखकर अवंतिका पूरी तरह टूट जाती है। आखिरकार वह जेल में बंद शौर्यमान से मिलने पहुंचती है, लेकिन शौर्या अपनी गलती मानने के बजाय पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए अर्जुन पर तंज कसने लगता है। वह कहता है कि उसने अवंतिका के लिए अपनी जिंदगी के कई साल दिए, लेकिन आखिर में उसने अर्जुन को चुन लिया। शौर्या खुद को हर कहानी का विलेन बताते हुए अपने दर्द का हवाला देता है, लेकिन अवंतिका उसकी सारी बातें बीच में ही रोक देती है और साफ कहती है,
समायरा सिर्फ अर्जुन की बेटी है, तुम्हारी नहीं। वह यह भी बता देती है कि अर्जुन ने उसे यहाँ नहीं भेजा, बल्कि एक माँ होने के नाते वह अपनी बेटी की जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर खुद आई है। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है, जबकि शौर्या उसे जाता हुआ सिर्फ देखता रह जाता है। अब सौम्या की मौत के बाद पूरा मामला और भी गंभीर हो जाता है। मीडिया में हर तरफ इसी केस की चर्चा होने लगती है, जिससे सरकारी वकील मधुरा बनर्जी पर किसी भी कीमत पर सौम्या को इंसाफ दिलाने का भारी दबाव आ जाता है। दूसरी तरफ हर्षवर्धन गौर को अपने बेटे से ज्यादा आने वाले चुनावों की चिंता सताने लगती है। वह तुरंत जेल पहुंचकर शौर्या को लूजर कहकर खरी खोटी सुनाता है। इसके बाद वह अर्जुन से भी साफ कहता है कि चुनाव सिर पर है, इसलिए चाहे जो करना पड़े ये केस हर हाल में जीतना होगा। अब उनके पास हारने का कोई विकल्प नहीं बचा था। अब कोर्ट की अगली सुनवाई शुरू होती है, जहां अर्जुन अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करता है और डिफेंस की तरफ से फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर कैरोल हकीम को गवाह के तौर पर बुलाता है। वह अदालत में बताती हैं कि की होल से मिला खून बहुत कम मात्रा में था और केमिकल वॉश की वजह से वह पूरी तरह दूषित हो चुका था। ऐसे सैंपल पर किया गया पीसीआर टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें फॉल्स पॉजिटिव आने की भी संभावना रहती है। इसलिए सिर्फ इस रिपोर्ट के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि शौर्यमान ही कातिल है। अर्जुन की इस दलील के बाद मधुरा का सबसे मजबूत फॉरेंसिक सबूत भी संदेह के घेरे में आ जाता है और कोर्ट एक बार फिर उलझन में पड़ जाता है। कोर्ट की सुनवाई के बाद भी मधुरा बनर्जी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह किसी भी कीमत पर सौम्या को इंसाफ दिलाना चाहती थी, इसलिए उसकी पूरी टीम लगातार नए सबूत और गवाह तलाशने में जुटी रहती है। तभी उन्हें एक ऐसा चश्मदीद गवाह मिल जाता है जो इस पूरे केस का रुख बदल सकता था। अगली सुनवाई में मधुरा उस गवाह सुधाकर पिल्लई को अदालत में पेश करती है। वह बताता है कि उसका घर वर्ली में ठीक क्राइम सीन के पास है। वारदात वाली रात उसकी सुबह 4 बजे ट्रेन थी, इसलिए वह सामान पैक कर रहा था। करीब 1:10 पर वह बालकनी में सिगरेट पीने आया। तभी उसने नीचे एक लग्जरी कार को अचानक रुकते देखा। कार से एक आदमी बाहर निकला, जिसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। कुछ मिनट बाद जब वह दोबारा बालकनी में आया, तब भी कार वहीं खड़ी थी। इसके बाद मधुरा उससे पूछती है कि क्या वह उस आदमी को पहचान सकता है। पिल्लई बिना हिचकिचाए सीधे शौर्यमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसी रात कार से बाहर निकला वही आदमी था। ये गवाही सुनते ही कोर्ट रूम में हलचल मच जाती है और पहली बार शौर्यमान के खिलाफ एक मजबूत आई विटनेस सामने आ जाता है। लेकिन तभी अर्जुन उठ खड़ा होता है और अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करता है। वह पिल्लई से पूछता है कि अगर उसके मुताबिक रात 1:10 बजे शौर्यमान कार के पास खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था तो यह कैसे संभव है, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक उस समय शौर्यमान का मोबाइल उसके पास था ही नहीं। अर्जुन का यह सवाल पूरे केस को एक बार फिर उलझा देता है और इसी नए मोड़ के साथ इस दिन की सुनवाई भी खत्म हो जाती है। सुनवाई खत्म होने के बाद अर्जुन सीधे जेल में शौर्यमान से मिलने पहुंचता है। उसी समय उसका आदमी चतुर खाना लेकर आता है और बाहर चला जाता है। अब अर्जुन शौर्यमान पर दबाव डालते हुए उसे सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन शौर्यमान व्यंग्य करते हुए कहता है कि अगर अर्जुन यही सुनना चाहता है तो मान लो उसी ने सोमा का कत्ल किया। इसके बाद वह पूरी घटना की एक कहानी सुनाने लगता है कि कैसे उसने कार में सोमा पर जबरदस्ती की। दोनों के बीच हाथापाई हुई, चाबी उसके हाथ में थी और उसी से सोमा की मौत हो गई। फिर वह दावा करता है कि वह पिल्लई की बिल्डिंग के पास गया, एक भिखारी का फोन लेकर चतुर को कॉल किया और सबूत मिटाने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल वह खुद ही हंसते हुए कह देता है कि यह तो सिर्फ एक कहानी है। वह अर्जुन को आंखों में देखकर चुनौती देता है कि वह गलती कर सकता है, लेकिन अपराध नहीं। शौर्यमान की इन उलझी हुई बातों से अर्जुन का शक और गहरा हो जाता है। जेल से निकलने के बाद अर्जुन सीधे वर्ली के उसी क्राइम सीन पर पहुंचता है। वह पूरी घटना को एक एक कड़ी जोड़कर समझने की कोशिश करता है। उसे बार बार यही सवाल परेशान करता है कि अगर शौर्यमान सच बोल रहा है तो कहानी में कुछ बातें मेल क्यों नहीं खा रही, और अगर वह झूठ बोल रहा है तो असली सच्चाई आखिर क्या है। इन्हीं सवालों के साथ अर्जुन आसपास की जगह और वहां मौजूद हर छोटी बड़ी जानकारी पर गौर करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि इस केस का सबसे बड़ा राज अभी भी कहीं छिपा हुआ है। इसलिए अर्जुन सच्चाई की गहराई तक पहुंचने के लिए शौर्यमान की पत्नी गौरी से मिलने उसके घर भी जाता है। वह उससे उस रात की घटना के बारे में पूछता है। गौरी कहती है, आप उसी इंसान को बचाना चाहते हैं जो एक दरिंदा है। उस रात भी वह देर से घर आया था और हर दिन की तरह मेरे साथ मारपीट करने लगा। वैसे भी कोर्ट में मेरी गवाही की कोई अहमियत नहीं होगी, फिर उस रात की सच्चाई जानकर भी क्या फर्क पड़ेगा। इसके बाद वह बताती है कि मजबूर होकर उसने उसी रात पुलिस को भी फोन किया था। यह सुनकर अर्जुन पूछता है, क्या उस रात पुलिस घर आई थी? गौरी जवाब देती है, नहीं, बाद में मैंने खुद ही पुलिस को दोबारा फोन करके कह दिया था कि अब सब ठीक है, इसलिए पुलिस नहीं आई। फिर वह कहती है, शौर्यमान मेरे साथ जो करना था वह कर चुका है, अब मैं सिर्फ सोमा को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। गौरी की बातें सुनने के बाद अर्जुन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन की वकील मधुरा बनर्जी अपने पति के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी उसका पति खुशी खुशी बताता है कि उसे नई नौकरी मिल गई है। जब मधुरा पूछती है कि नौकरी किसने दी, तो वह बताता है कि यह नौकरी हर्षवर्धन गौर ने दी है और सालाना 12 लाख
रुपए का पैकेज भी मिलेगा। ये सुनते ही मधुरा का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत समझ जाती है कि यह नौकरी उसके पति की काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि उसे इस केस से पीछे हटाने के लिए दी गई है। वह अपने पति से कहती है, तुम्हें यह नौकरी इसलिए मिली है ताकि मैं इस केस को छोड़ दूं और चुप हो जाऊं। लेकिन उसका पति इस बात को नजरअंदाज करते हुए नौकरी स्वीकार करने की बात कहता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। आखिरकार उसका पति गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मधुरा भी रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगती है। तभी लिफ्ट के पास उसकी मुलाकात अर्जुन से होती है। अर्जुन औपचारिक तौर पर उसे कॉफी पर बात करने के लिए कहता है और दोनों बैठकर केस पर चर्चा करने लगते हैं। बातचीत के दौरान मधुरा कहती है कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि हर्षवर्धन गौर प्रोसिक्यूशन तक को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। इस पर अर्जुन शांत होकर कहता है कि अब तक जो गवाह अदालत में पेश किए गए हैं, उनकी गवाही से शौर्यमान को दोषी साबित करना आसान नहीं होगा और वह इस केस से छूट सकता है। तभी कुछ लोग अर्जुन को किसी जरूरी काम के बहाने वहां से बुला लेते हैं। जल्दबाजी में अर्जुन अपना मोबाइल वहीं टेबल पर छोड़ जाता है। उसी दौरान उसके फोन पर उसकी टीम के जूनियर वकील का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि गौरी हमारी मदद करने से मना कर चुकी है। मधुरा की नजर जैसे ही इस मैसेज पर पड़ती है, वह समझ जाती है कि अगर गौरी को अदालत में गवाही के लिए बुलाया जाए तो यह केस पूरी तरह पलट सकता है। यही सोचकर अगली सुनवाई में मधुरा गौरी को गवाह के तौर पर अदालत में पेश करती है। लेकिन गौरी के कटघरे में आते ही अर्जुन तुरंत ऐतराज जताता है और अदालत से कहता है कि बार बार नई गवाही और नए गवाह लाकर कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जज गौरी की गवाही सुनने की अनुमति दे देते हैं और पूरे कोर्टरूम की नजर अब उसी पर टिक जाती है। गौरी अपने पुराने बयान से पलटते हुए कहती है कि शौर्यमान उस रात 1 बजे नहीं बल्कि सुबह 4 बजे घर आया था। यह सुनते ही कोर्टरूम में हलचल मच जाती है। मधुरा उससे पूछती है कि उसने पहले झूठ क्यों बोला था। गौरी जवाब देती है कि वह अपने पति और उसके रसूखदार परिवार से डरी हुई थी, लेकिन अब सौम्या की मौत के बाद वह और झूठ बोलकर एक गुनहगार को नहीं बचा सकती। तभी अर्जुन अपनी सीट से उठता है और कहता है कि अदालत कोई ड्रामा नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ और, लेकिन सच्चाई सबूतों से साबित होगी। इसके बाद अर्जुन सब इंस्पेक्टर मनीष शर्मा को गवाह के तौर पर कटघरे में बुलाता है। मनीष शर्मा बताते हैं कि घटना वाली रात करीब 1 बजे उन्हें गौरी के घर से 100 नंबर पर कॉल मिली थी। अर्जुन जज की अनुमति लेकर उसी रात की कॉल रिकॉर्डिंग अदालत में चलाता है। रिकॉर्डिंग में गौरी घबराई हुई पुलिस से मदद मांग रही होती है, जबकि पीछे से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुरी तरह डांट और मार रहा था। यह रिकॉर्डिंग सुनते ही पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन फिर गौरी से पूछता है कि जब यह रिकॉर्डिंग साफ साबित करती है कि रात 1 बजे शौर्यमान घर पर था, तो उसने सुबह 4 बजे घर आने की बात क्यों कही। इस पर अब गौरी भावुक होकर बताती है कि शौर्यमान हर दिन उसके साथ मारपीट करता था। वह उसके अत्याचारों से तंग आ चुकी थी और किसी भी तरह उसे कानून के हवाले करना चाहती थी, इसलिए उसने गुस्से और नफरत में झूठा बयान दिया। गौरी की यह बात सुनते ही अर्जुन साबित कर देता है कि घटना के समय शौर्यमान वर्ली में नहीं बल्कि वहां से करीब 16 किलोमीटर दूर अपने जुहू वाले घर पर मौजूद था। अदालत में मौजूद सबूतों के आधार पर जज कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन शौर्यमान के खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। इसी के साथ कोर्ट शौर्यमान को सभी आरोपों से बरी कर देती है। कोर्ट से बाहर निकलते ही शौर्यमान मीडिया के सामने मासूम बनने का नाटक करता है। वह गौरी से हाथ जोड़कर कहता है कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसे माफ कर दे और उसे छोड़कर न जाए। तभी कोर्ट के बाहर प्रोसिक्यूशन वकील मधुरा बनर्जी अर्जुन के सामने आकर रुक जाती है। उसकी आंखों में हार का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह भावुक होकर कहती है, सर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। अब समझ में आया कि उस दिन आप मुझसे कॉफी पर मिलने क्यों आए थे। आपने जानबूझकर अपना फोन वहीं छोड़ दिया था ताकि मैं आपके जूनियर का वह मैसेज पढ़ लूं जिसमें लिखा था कि गौरी आपकी मदद करने से इनकार कर रही है। आप चाहते थे कि मैं उसी झांसे में आकर गौरी को अपनी गवाह बना दूं और मैं बिल्कुल वही कर बैठी। मधुरा कुछ पल रुकती है और फिर कहती है, शौर्यमान भले ही केस जीत गया हो, लेकिन असल में आज आपकी चाल जीत गई। आप मेरे सीनियर थे, मैं आपको अपना गुरु मानती थी। मैंने हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन आज आपने मुझे ही अपने खेल का हिस्सा बना दिया। इतना कहकर मधुरा भारी मन से वहां से चली जाती है, जबकि अर्जुन चुपचाप खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। इसके बाद देखने को मिलता है कि केस जीतने के बाद हुई डील के मुताबिक शौर्यमान समायरा का बोन मैरो डोनेट कर देता है। ऑपरेशन सफल रहता है और समायरा की जान बच जाती है। अर्जुन और अवंतिका अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अर्जुन का असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वह एक बार फिर शौर्यमान से मिलने पहुंचता है और उसे बताता है कि भले ही वह अदालत से बरी हो गया हो, लेकिन उसकी नजर में वह अब भी एक कातिल है। इसके बाद दोनों के बीच जो बातचीत होती है, उसी से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जहां अर्जुन पूरे आत्मविश्वास के साथ शौर्य की तरफ देखकर कहता है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि उस रात तुमने सौम्या मित्तल का कत्ल कैसे किया। अर्जुन बताता है कि उस रात क्लब से बाहर निकलने के बाद तुम सौम्या मित्तल को अपनी कार में लेकर गए। वहां तुमने उसके साथ
जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने तुम्हारा विरोध किया और साफ इनकार कर दिया तो तुम दोनों के बीच कार के अंदर हाथापाई शुरू हो गई। गुस्से में आकर तुमने अपनी कार की चाबी को ही हथियार बना लिया और सीधे उसके गले पर वार कर दिया। चाबी लगते ही उसके गले से खून बहने लगा और वह दर्द से तड़पने लगी। इतना खून देखकर तुम बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया था कि अब तुम पूरी तरह फंस चुके हो। इसलिए तुमने उसे कार से बाहर सड़क किनारे फेंक दिया और वहां से निकल गए। लेकिन तभी तुम्हें रास्ते में एहसास हुआ कि तुम्हारा मोबाइल फोन तुम्हारे पास नहीं है, वह क्लब में ही छूट गया था। अब अपने बचाव का झूठा खेल शुरू करने के लिए तुम्हें किसी फोन की जरूरत थी, इसलिए तुमने अपनी गाड़ी को एक मोड़ पर रोका और सड़क किनारे बैठे एक भिखारी से उसका मोबाइल फोन मांगा। बदले में उसे कुछ पैसे दिए और उसी फोन से अपनी पत्नी गौरी को कॉल किया। तुमने उससे कहा कि अब वही होगा जैसा मैं कहूंगा। तुम पुलिस को यही बताओगी कि मैं पूरी रात घर पर था, हमारे बीच झगड़ा हुआ था और मैंने तुम्हारे साथ मारपीट भी की थी। इसी एक फोन कॉल के जरिए तुमने अपना पूरा नकली अलीबाई तैयार कर लिया ताकि पुलिस का शक तुम्हारी तरफ न जाए। लेकिन तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त पिल्लई तुम्हें वहां से निकलते हुए देख लिया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन गई। अर्जुन ये भी कहता है कि मुझे पहले से यकीन था कि तुम्हारी पत्नी वही रिकॉर्डिंग पुलिस तक जरूर पहुंचाएगी, क्योंकि वह भी यही साबित करना चाहती थी कि तुम उस वक्त घर पर थे। लेकिन एक छोटी सी गलती ने तुम्हारा पूरा खेल बिगाड़ दिया। जिस दिन मैं तुमसे जेल में मिलने आया था उसी दिन तुम्हारा नौकर चतुर तुम्हें खाना देने आया। उसने तुम्हारी पत्नी गौरी भाभी को गौरी भाभी नहीं बल्कि घोड़ी भाभी कहा। बस यही एक शब्द मेरे दिमाग में अटक गया। तभी मुझे समझ में आ गया कि जो आदमी हमेशा गौरी को घोड़ी बोलता है उसी चतुर ने उस रात तुम्हारी जगह घर पर रहकर तुम्हारा ड्रामा किया था। यानी पुलिस और बाकी लोगों को यह दिखाया गया कि तुम घर पर मौजूद थे, जबकि असलियत में तुम बाहर अपने अपराध के सबूत मिटा रहे थे। इसके बाद अर्जुन एक और बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि जिस भिखारी से तुमने फोन लिया था उसने तुम्हें बहुत करीब से देखा था। उसने तुम्हारे कपड़ों पर लगा खून भी देखा था और तुम्हारा चेहरा भी साफ साफ पहचान लिया था। शुरुआत में तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जिस दिन अदालत में पिल्लई ने तुम्हें पहचान लिया उसी दिन तुम्हें एहसास हो गया कि अगर वह भिखारी भी जिंदा मिला तो तुम्हारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए तुमने अपने नौकर चतुर को उस गवाह को हमेशा के लिए खत्म करने भेज दिया। अर्जुन बताता है कि हमें उस गवाह का पता कैसे चला। हमारी टीम के एक वकील ने उस इलाके की जांच करवाई। वहां सरकारी योजना का लाभ लेने वाले कुल 23 लोगों की सूची मिली। जब उन सभी लोगों की जांच की गई तब पता चला कि उसी रात से उनमें से एक आदमी अचानक गायब है। तभी हमें शक हुआ कि वही तुम्हारा दूसरा गवाह हो सकता है। इसके बाद हमने चतुर का मोबाइल फोन ट्रेस किया और उसकी लोकेशन सीधे उसी इलाके में मिली। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। तब तक चतुर उस आदमी पर जानलेवा हमला कर चुका था। वह आदमी मरा नहीं था, बल्कि 3 दिन तक कोमा में रहने के बाद होश में आया और उसने पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। उसके बयान ने यह साबित कर दिया कि उसी रात तुमने उससे मोबाइल लेकर अपनी पत्नी को कॉल किया था और तुम्हारे कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। इसके तुरंत बाद पुलिस ने चतुर को गिरफ्तार कर लिया और उसने भी पूछताछ में कई अहम बातें कबूल कर लीं। अर्जुन अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, अब तुम्हारे ऊपर सिर्फ सौम्या मित्तल की हत्या का केस नहीं चलेगा, बल्कि उस गवाह की हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी चलेगा। अर्जुन की पूरी दलील, गवाहों के बयान, कॉल रिकॉर्ड, चतुर की सच्चाई और सभी सबूतों के सामने शौर्य पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। तभी प्रोसिक्यूटर मधुर बनर्जी पुलिस के साथ वहां पहुंचती है और सबूतों के आधार पर पुलिस तुरंत शौर्य को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। वैसे आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद।